हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीटीटी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। इसमें स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा, आंसर की तो आप लोगों ने चेक कर ली, बट हमारा फोकस रहेगा उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है सारा का सारा आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसके अंदर ग्रामर है वो पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको उसमें बेनिफिट होगा, आपको ये पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ग्रामर के अंदर और उनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। हमारा जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा जो सेंटेंस है इसमें से वो कौन सा है जिसके अंदर एन इन्फिनेटिव। आपको ध्यान होना चाहिए कि इन्फिनेटिव है वो दो प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव क्या होती है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ओके। और यहाँ पे इन्फिनेटिव दो प्रकार की, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और टू इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन के अंदर है। ओके डियर, तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? इसका सी हो गया, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपको वर्ब भरनी है, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो ऐसे जो कंजक्शन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंजक्शन? नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ऐसे जो कंजक्शन होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है, देखिए इनको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे इनको। और इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो ये रहा आपका योर फ्रेंड। तो योर फ्रेंड है, तो इसके साथ में आपका क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो गया ए, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो बट योर फ्रेंड इज। तो यहां क्या आ गया? इज, क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है 153 का। यहां कह रहा है कि विच सेंटेंस कंटेन एन ओपोजिटिव। ओपोजिटिव क्या होता है? नाउन अपोजिशन होता है। आप लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े होंगे, सिंथेसिस पढ़े होंगे, उसके अंदर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन अपोजिशन का यूज करके बनाते हैं। तो नाउन अपोजिशन का यूज का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट हो गया, फिर कोमा लग के, फिर यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? ये आइडेंटिफाई कर रहा है, माई फ्रेंड ए डॉक्टर। मतलब अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो माई फ्रेंड हु इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से हम इसको नाउन अपोजिशन का यूज करके जब सेंटेंस को बनाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए, माई फ्रेंड ए डॉक्टर इज कमिंग टू विजिट। तो ये इसमें नाउन अपोजिशन का यूज किया गया है, इसको हम बोलेंगे अपोजिटिव बोलेंगे। अपोजिटिव का मतलब आपको मैंने बताया था कि नाउन इन अपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? बी बन गया। ये सिंथेसिस है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके सिंथेसिस को पढ़ोगे तो इसमें मैंने आपको समझा रखे हैं, ध्यान रखना चीजें। चलिए नेक्स्ट है 154, विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो मान लीजिए जिस जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर डायरेक्ट असर पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसके अंदर आपका? मैं ऐसा कहूं कि सजीव ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अपन अगर शुद्ध भाषा में इसको बोले, ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सीधा असर पड़े, ही प्लेड फुटबॉल, उसने क्या खेला? उसने फुटबॉल खेला। तो ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर ये कहे कि दे शोड हिम, उसको उसने दिखाया द वे, रास्ता, तो दिखाया क्या? तो ये वाला तो क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस ये पूछा गया कि इनडायरेक्ट कौन से में है, तो आपका बी है वो राइट आंसर आ जाएगा। समझ है ना? ऐसे समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 155 का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। कल्टीवेट का क्या करना है आपको? यहाँ पे जो इसका सिनोनिम है कि पेट्रार्क cultivated his fame and was the first genuine literary celebrity। पेट्रार्क जानते हो आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो कल्टीवेट का मतलब यहाँ क्या हो गया? डेवलप हो गया भाई। उसने जो है अपना जो फेम, जिसको अपन बोलेंगे प्रसिद्ध बोलेंगे, वो लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गया और अपनी प्रसिद्धि डेवलप की है उसने लिटरेचर के अंदर, इस वजह से वो सेलिब्रिटी बन गया। तो यहाँ पे कल्टीवेट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका डेवलप्ड आ जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस कंटेन्स ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए वर्ब होती है वो दो प्रकार की, आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट लेना, तो द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया। शी स्लेप्ट साउंडली, वह बहुत गहरी नींद में सो गई, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये कह रहा है कि ही एट पिज्जा, उसने खाया क्या, व्हाट का रिप्लाई मिलेगा, तो समझ जाना वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, तो इसमें डी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 का, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन होते हैं वो सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें आपका सी हैड ए हेडेक बट सी कंटिन्यू टू टीच हर स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, और इसमें बट का यूज हुआ है, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री स्टोर्स एंड सप्लाईज इज नोन एज। अब इसमें ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप ये कहोगे कि मिलिट्री का जो स्टोर होता है और वह उसकी सप्लाई के लिए जाना जाता है, ऐसा स्थान है, वो क्या कहलाता है? तो मिलिट्री स्टोर, मिलिट्री के लिए जो इसको अपन बोलेंगे गोला बारूद। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डिनेंस, बोलेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब हो गया गोला बारूद, और एक होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? इसका अध्यादेश होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? गोला बारूद, जो मिलिट्री स्टोर के लिए सप्लाई किया जाता है मिलिट्री के लिए, तो इसको बोलेंगे ऑर्डिनेंस, बोलेंगे गोला बारूद। याद रखना इसका 58 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देते हो, चाहे टीचर्स की एग्जाम मान लीजिए या फिर कोई डिफेंस की एग्जाम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप इनको दोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? इनमें से बेनिफिट मिलेगा। इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लोज। क्लोजेज होती हैं आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि क्लोजेज नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज की बात पूछ रहा है कि किस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्लोज है। जिस तरह से एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी चीज की नाउन की विशेषता बताता है। जिस तरह से द गर्ल हु वॉन द रेस, लड़की कौन सी जिसने रेस को जीता है। अब ये विशेषता तो बता रहा है, एडजेक्टिव क्लोज तो बन रही है, लेकिन आगे ये क्लोज पूरी नहीं हो रही है, अधूरी रह गई, इसलिए ये वाली क्लोज है वो नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे he rode his bike to the store that was very near to his house, तो उस स्टोर तक उसने अपनी बाइक को राइड किया जो उस घर के नजदीक था। तो यहाँ पे स्टोर की विशेषता बता रहा है, तो ये वाला क्या होगी? एडजेक्टिव क्लोज होगी, और ये इसकी जो राइट आंसर हो गया इसका। समझ आ रहा है ना दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये वाला है वो आपका सिंपल सेंटेंस है, फिर ये वाला क्या बन गया आपका? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो ये जो एडजेक्टिव क्लोज है, क्लोजेज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाती है। तो 59 का आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला है 160, विच सेंटेंस कंटेन्स ए जीरेंट। तो जीरेंट क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो जीरेंट ही इंजॉय रनिंग। जीरेंट हमेशा नाउन होती है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, तो रनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और ये जो रनिंग है वो एक जीरेंट है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस इज ए बुक बाय टॉल्स्टॉय। तो ध्यान रखो ये एक्टिव से पेसिव में बना है, तो इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो गया रिटन। वार एंड पीस एक बुक का नाम है जो टॉल्स्टॉय के द्वारा रिटन की गई है, लिखी गई है। राइट आंसर बी हो गया। विच सेंटेंस इज एन एक्टिव सेंटेंस। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती कि नहीं आती? और इस सी सेक्शन के अंदर अकेली वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म जो होती है वो पेसिव के रूप में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म तो आती है, जैसे कि हैव रिटन, तो हैज रिटन आइए ना हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म, बट हैव बीन आता, वाज के साथ में आईएनजी आता है, तो यहाँ पे वाज के साथ में आईएनजी ना आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह से तीनों फॉर्म सेम है, तो यहाँ राइट आंसर क्या बन गया आपका? सी बन गया, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है 163 का,
विच सेंटेंस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज काइंडली से, ये सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव, तो यहाँ पे बी वाला है वो आपका क्या बन गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया, तो राइट आंसर हो गया बी। 164, पुट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, आई हैव बीन वेटिंग हेयर द लास्ट 2 आवर्स, जैसे ही लास्ट शब्द लग जाए ना तब तो सिंस का यूज करना है, ठीक है ना, हैव बीन, हैव, हैड बीन, हैज बीन, इस तरह से आए वेट के साथ में किसका यूज होता है, वैसे भी फोर होता है, अगर प्रीपोजिशन पूछे तो फोर करना, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सिंस और फोर का यूज पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंस लास्ट 2 आवर्स आ जाता, लेकिन द लगते ही आपको क्या रखना है, टाइम पीरियड है ये, तो इसलिए फोर का यूज करते हैं, करेंगे फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो इसके अंदर क्या बन गया आपका, फोर राइट हो गया। 65, विच सेंटेंस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनते हैं, यानी देखिए ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये टीचर्स एग्जाम में सेकंड ग्रेड में बहुत पूछे गए हैं, है ना, और आपको ध्यान होना चाहिए ये आपके लिए, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी जो है ग्रामर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, टीचर्स एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, डिक्लेरेटिव दो प्रकार का, एक तो क्या बन गया अफर्मेटिव, दूसरा बन गया नेगेटिव। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है, ये नहीं है, इंट्रोगेटिव है, ये नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये भी नहीं है, तो द सन इज शाइनिंग टुडे सी सेक्शन के अंदर आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इस तरह से ये होता कि यू कैनॉट पास, तो वो भी क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता वो, क्योंकि वो नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट 166, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द फॉलोइंग ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज ए ग्रेट एथलीट हु, देखिए ये क्लोज बना रही है, कौन सी, एडजेक्टिव क्लोज बना रही है, और क्लोज बनाएगी एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या बन गया, सी बन गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। बाकी सेंटेंस क्या है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, और ये वाला जो है वो भी कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड वाला सेंटेंस हो गया है। तो यही एक अकेला है जो इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है। 167, विच सेंटेंस इज इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कौन सा है। तो ही रेन सिंपल है, द मूवीज वाज सिंपल है, सी वेंट टू द स्टोर ये भी सिंपल है। अब ये इंट्रोगेटिव वाला है वो कौन सा है, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, मीटिंग का टाइम है वो क्या है, तो सी सेक्शन के अंदर है, वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है पूरा का पूरा सेंटेंस। 168, विच सेंटेंस इज सिंपल, सिंपल सेंटेंस के अंदर ध्यान रखो एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक दो, दो फाइनाइट वर्ब होगी, साइनिंग और आर दो फाइनाइट वर्ब होगी, वॉक्ड एंड ब्रोट दो फाइनाइट वर्ब होगी, तो डी ही बचा, सी लव्स टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स, तो यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहोगे ये तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये याद रखना, राइट, ये डी हो गया इसका, 68 का डी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस ही आते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट है, विच सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर, यानी कि कॉनकॉर्ड वाला हो गया ना। तो अब क्या कह रहा है कि द बॉय एंड द गर्ल, तो ये प्लूरल हो गया इसलिए इज कि न आकर आर आना चाहिए। द फ्लोर्स इन द गार्डन आर, यहाँ पे फ्लोर्स इन द गार्डन आर बिल्कुल ठीक है। ही हैज टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर ये भी ठीक है। सी सिंग्स एंड डांसेज ये भी ठीक है, यानी कि पहले में ही क्या हो गया हमारा, एरर हो गया। बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़ गया, जब भी एंड से सब्जेक्ट जुड़ता है वो प्लूरल बन जाता है, इसलिए आर आना चाहिए। 170 का फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप उठा के देख सकते हो आप। सी ब्लैंक माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर टू यूके, तो यहाँ पे माई रिक्वेस्ट को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करना क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना, उसको रिजेक्ट करना, उसको डिनाइड करना, यानी कि मना कर देना। तो टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया आपका, इसके अंदर ये वाली फ्रेजल वर्ब आ जाएगी रिजेक्ट। सी रिजेक्टेड माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर टू यूके। ओके डियर, तो ए इसके अंदर क्या हो जाएगा, टर्न आउट का भी पता होना चाहिए। टर्न ऑन का मतलब खोलना होता है, टर्न आउट का मतलब कोई चीज़ का साबित होना, टर्न आउट का मतलब बंद करना, ठीक है। चलिए अब आता है आपका 71,
सो दैट एंड सच दैट आर द फ्रेजेस, ये कंजक्शन के नाम है, सो दैट और सच दैट। फ्रेजेस विच एक्सप्रेस, तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, जब भी सेंटेंस के अंदर ये सेट होते हैं तो क्या वो शो करेंगे, ये क्या एक्सप्रेस करेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ नाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ वर्ब, मैनर को ये शो करेंगे, ठीक है ना, मैनर बताएगा, सच, इस तरह से, सच दैट, सो दैट, तो यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, सॉरी रिजल्ट, ये रिजल्ट बताएगा भाई, 171 में रिजल्ट बताएगा। कैसे, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, तो वो इतना इंटेलिजेंट है, रिजल्ट क्या निकला इंटेलिजेंट होने का, उसने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, तो रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सच दैट होगा, तो सो दैट और सच दैट जो कंजक्शन होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को शो करते हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस, ये नीचे दिया गया है वो पैसिव का सेंटेंस है और इसको हमें बनाना है आपके एक्टिव का सेंटेंस। तो देखो, बिफोर आई वॉज एबल टू रीड माई सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी, इसके अंदर आपका सी जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसके अंदर माई सिस्टर टुक मी टू द पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके डियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर इरेशनल फियर ऑफ क्राउड, यानी कि जिसको, ये वन वर्ड है देखिए, और यहाँ पे राइट जो क्या कह रहा है कि भीड़ का जिसको डर होता है, ठीक है, जिसको भीड़ का डर होता है उसको बोलेंगे ओक्लोफोबिया, क्या बोलेंगे उसको, ओक्लोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि आइदर और से जब भी सेंटेंस जुड़ता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है द एसोसिएट्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके साथ में ऑर्डर केवल बी ही आएगा, यहाँ पे ऑर्डर ही आएगा, यानी कि ऑर्डर्स नहीं आएगा, तो राइट आंसर बन गया आपका बी। फिर आता है 175 में, ए ब्लैंक इज ए वर्ड एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेसिंग ए सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट, ध्यान रखना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपका एक आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो उस इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि विच क्रिएट सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सरप्राइज, जॉय, ओके, सोरो, इस तरह की अचानक कोई चीज फीलिंग्स क्रिएट होती है ना, उसी को हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी मान लीजिए, सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, कुछ भी चीज हो सकता है, तो उसको इंटरजेक्शन बोलेंगे। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, ठीक है, यहां द सन स्माइल्ड डाउन, यहां ये कह रहा है कि सूर्य है वो हम पे मुस्कुराया, तो कोई भी लाइफलेस थिंग्स होती है ह्यूमन बीइंग के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो वह मानवीकरण हुआ ना, तो वह सी पर्सोनिफिकेशन क्या हो गया, मानवीकरण। ओके, यहाँ पे सन का मानवीकरण किया गया, यानी कि पर्सोनिफाइड किया गया इसको, तो सी आपका राइट हो गया। 171 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, कौन सी का, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, साफ साफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है साफ साफ कहना, और साफ साफ कहना है तो उसका क्या होगा, उसका टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, ये वाला इसका इडियम का मतलब हो गया। ओके डियर, 171 का 178 चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको बेस्ट आपको क्या करना है, तो सेंटेंस क्या है हमारा, मन्ना आस्क्ड रोहन हैव यू सैट इन ट्रॉली बस बिफोर, तो देखो वैसे तो हैव यू सैट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आएगा तो ही हैड, तो ही हैड किस में है, ही, रोहन हैड ही, तो ये गलत हो गया। अब ये सेंटेंस जो है, इफ ही हैज एवर सेट इन ट्रॉली बस, यहाँ ही क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू रूल डिलीट होना चाहिए, ओके, बट आपको समझना है कि मन्ना आस्क्ड रोहन इफ ही हैड सेट इन ए ट्रॉली बस बिफोर, इस तरह से बनेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन है वो डिलीट हो। 179 यहां पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब फेमिलियर एक्सप्रेशन,
स्ट्राइक वाइल द, यानी कि चोट, जब लोहा गर्म होता है तब उसके चोट मारना चाहिए, तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, तो ये ए आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। हैवी रेनफॉल लास्ट वीक वाज डिजास्टर टू क्रॉप दैट वर ऑलरेडी इन द डिसमल स्टेट। यहां पे देखिए कौन सा आना चाहिए, बोलिए। इसके अंदर द हैवी रेनफॉल लास्ट वीक वाज ए डिजास्टर टू क्रॉप दैट वर ऑलरेडी इन, अब यहां पे भी ए डिसमल स्टेट, तो यहां क्या बन गया, द ए यानी सी आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव। तो पैसिव के अंदर इसमें से डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो यहाँ इज से स्टार्ट होना चाहिए ना, इज व्हाट आई मीन क्या बनना चाहिए बताइए। 181 में इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, यही तो होगा, ठीक है, तो राइट आंसर बन गया इसका, क्योंकि जो है प्रेजेंट सिंपल है ना, इंट्रोगेटिव है, इज एम आर में चेंज होगा, ये सब्जेक्ट बन गया, तो इज व्हाट आई मीन थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड बाय यू, तो राइट सी हो गया। 182 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म द एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाज ही नॉट ए विलियन टू डू सच ए डीड, तो डी हो गया 182 में। 183 का है नो सुनर, तो देखिए नो सुनर इसमें कंजक्शन पूछा है, तो नो सुनर ध्यान रखो हमेशा किससे कनेक्ट होगा, किससे पेयर बनेगा, देन से बनेगा, देन कौन सा, THAN, ओके, THAN से नो सुनर। कई कंजक्शन के अंदर पेयर वाले सेंटेंस जैसे कि आइदर का और से, नाइदर का नोर से, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, सच का दैट से, इस तरह से नॉट नो सुनर का बनेगा देन से, बी राइट। What is the meaning of the word vernacular language? Vernacular language क्या होती है, अपनी जो खुद की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, अपनी खुद की भाषा को, यानी कि नेटिव लैंग्वेज। क्या बन गया इसका, डी बन गया, नेटिव लैंग्वेज होती है वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है। आपको यूज सुइटेबल प्रीफिक्स टू मेक ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, तो किसी भी चीज का ये जो दे रखा है कंटेंट, तो डिसकंटेंट, कंटेंट का डिसकंटेंट, संतुष्टि असंतुष्टि, तो यहाँ पे डिस है, ये प्रीफिक्स हमने यूज लिया तो डी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। डॉग है, कॉमन नाउन है, मैन है, कॉमन नाउन है, मिल्क है, मटेरियल नाउन है, फेडरेशन जैसे कि WFI, ऐसा आपने सुना होगा अभी हाल ही में जो चल रहा है, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो फेडरेशन का मतलब एक संघ को बोलते हैं जो किनसे मिलकर बना है, जो मेंबर्स से मिलकर बना है, तो संघ जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन का होता है, किसी चीज से मिलकर बनता है, ग्रुप में बनता है, तो दैट इज कॉल्ड फेडरेशन, तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन हो गया है, सी आंसर इसका राइट हो गया। विच वर्ड इज एन एंटोनिम फॉर जनरस, जनरस का मतलब क्या हो गया, उदार हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया आपका राइट क्या गया, काइंड हार्टेड, ये वाला भी नहीं है, दयालु होता है, चैरिटेबल भी, बेनेवोलेंट, तीनों एक की होते हैं, परोपकारी जिसको अपन बोलेंगे, और स्टिंकी जो होता है ना, स्टिंकी, स्टिंकी एक कंजूस टाइप में मान लीजिए आप, तो वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये तीनों के तीनों काइंड हार्टेड, चैरिटेबल और बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी जिसको अपन बोले, चैरिटेबल का मतलब जो एक दान वाला, काइंड हार्टेड का मतलब भी वही जनरस होता है, तो इसका ए होगा, वो एंटोनिम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में फिर क्या है, ये आपका पैसेज है, रीडिंग इज एसेंशियल स्किल दैट स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन देयर एकेडमिक एंड, ये अच्छे से आप थोड़ा सा देख लो क्योंकि सिंपल सा है, और सिंपल सा है तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि सारी इसके अंदर क्या है, लाइनें दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये कॉम्प्रीहेंशन के बारे में है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कॉम्प्रीहेंशन है वो है क्या, ठीक है डियर। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, यहाँ पे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज करना, इंटरप्ट व्हाट यू रीड, तो उसी को हम कॉम्प्रीहेंशन बोलेंगे। व्हाट इज वन स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स कैन यूज टू इम्प्रूव देयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए उसकी जो स्ट्रेटेजी जो है, यानी कि उसकी जो योजना जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग इट, इसमें लाइन टू लाइन एज इट इज दे रखिए पैसेज के अंदर, देयर इज नो डाउट आप कर दोगे। Why is it important to make connections between the text and your own experience or knowledge? दोनों के बीच में क्या कनेक्शन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है,
तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन बेटर एंड टू अप्लाई इट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये बी इसके अंदर क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बी इम्प्रूव्ड, पैसेज के अकॉर्डिंग जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाई प्रैक्टिसिंग रीडिंग, भाई सीधी सी बात, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार इनको, जैसे कि पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ में आपकी जो है कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। टू इम्प्रूव दियर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया है वो क्या है, तो क्या हो गया, रीडिंग इज एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस, ये वाला इसका मेन आइडिया हो गया। अब वापस आपका आता है 193 का ग्रामेटिकल, वन शुड ब्लैंक वन सेल्फ टू वॉट एवर, देखिए इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो गया, अडेप्ट हो गया। अडेप्ट का मतलब हो गया अनुकूल बनाना, समझ आया आपको, अनुकूल बनाना, इस अडेप्ट का मतलब हो गया अनुकूल बनाना। तो वन शुड अडेप्ट वन सेल्फ टू वॉट एवर सर्कमस्टांसेस वन इज प्लेस्ड इन, परिस्थितियां जैसे भी होती है ना उनके अनुकूल हमें उनको बना लेना चाहिए, तो यहाँ पे अडेप्ट आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्विंसेंशियल, क्विंसेंशियल का मतलब क्या हो गया, तो देखिए क्विंसेंशियल का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे टाइपिकल जिसको अपन बोलेंगे, टिपिकल होता है ना, टिपिकल, क्विंसेंशियल का मतलब हो गया टिपिकल, जिसको अपन एक तरह का हार्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, सोक्रेट्स वॉज वाइजेस्ट, तो वाइजेस्ट आ गया, तो वाइजेस्ट आ गया तो द आ जाएगा आर्टिकल, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। फिर आता है आपका 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है वो विद है, सिंग, हैप्पी, क्विकली, ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, और प्रीपोजिशन कौन सी है, विच है, विद है, विद, ठीक है। सिंग वर्ब होगी, हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन, तो कंजक्शन में ऑफ प्रीपोजिशन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, दिस क्या है, प्रोनाउन मान लीजिए या फिर एडजेक्टिव मान लीजिए, और बिकॉज क्या है, यहाँ पे ये एक कंजक्शन का प्रकार है। सेलेक्ट द वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिदम, साउंड, पोज, स्ट्रेस एंड पिच फीचर्स ऑफ ए लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन पोएट्री इज स्पीच, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसोडी बोलेंगे। प्रोसोडी छंद जिसको अपन बोलते हैं ना, छंद शास्त्र जिसको अपन बोलते हैं, भाई कोई भी आप पोएट्री है, पोएम है, उसके अंदर आपको रिदम है, साउंड है, उसका पोज है, स्ट्रेस है, पिच जिसको अपन बोलेंगे, ऊपर कैसे मतलब अपनी आवाज़ है वो, तो उस सारे सिस्टम को छंद शास्त्र बोलते हैं, प्रोसोडी बोलेंगे इसको, प्रोसोडी, प्रोसोडी छंद शास्त्र होता है, प्रोसोडी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन न आकर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सस्पेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन है वो पजेसिव एडजेक्टिव मानेंगे यहाँ पे अपन, माई है, ठीक है, यहाँ पे इट्स है, और यहाँ पे हर है, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। तो बट यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होंगे, माई का माइन, हर का हर्स, इस तरह से, बट यहाँ जो मानेगा वो तो डी है, आपको पता ही पजेसिव प्रोनाउन सारे के सारे हैं, तो डी आ जाएगा। ही इज हेयर, इसका क्या है आपका, क्वेश्चन टैग पूछा है, तो क्वेश्चन टैग इजंट ही हो गया, ठीक है। इस तरह से ग्रामर जो है वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, इसको अच्छे से देखना है, और कोई भी सस्पेंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।